सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यिक हस्ताक्षर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृति कुरुक्षेत्र के काव्य रूप पर चर्चा करेंगे। कुरुक्षेत्र द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो वैश्विक परिस्थितियां थी उनको लेकर महाभारत के पौराणिक प्रसंग को उठाते हुए इसमें रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के संवाद के माध्यम से मनुष्य के द्वंद्व, पश्चाताप, युद्ध के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों आदि कारणों पर बहुत गहराई के साथ विचार किया है। कुरुक्षेत्र के काव्य रूप को लेकर के हिंदी के आलोचकों के मध्य मतभेद रहा है। उनके मध्य इस विषय को लेकर के मतैक्य स्थापित नहीं हो पाया है कि कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है या नहीं। कि इसे प्रबंध काव्य माने तो इसे खंड काव्य की कोटि में रखें या महाकाव्य की कोटि में, और इसे इन दोनों ही कोटियों में से किसी एक में स्पष्टतः नहीं रख पाए तो फिर इसे किस कोटि का काव्य कहा जाए। आदि कई सारे प्रश्न उठते हैं, किंतु इसके रचयिता आदरणीय दिनकर जी का कहना है कुरुक्षेत्र के प्रबंध की एकता उसमें वर्णित विचारों को लेकर है। इसलिए कवि ने इस काव्य को प्रबंधात्मक रूप तो देना ही चाहा है, परंतु हिंदी महाकाव्य का स्वरूप विकास नामक शोध प्रबंध प्रस्तुत करने वाले डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का कहना है कुरुक्षेत्र में तो प्रबंधत्व तथा रसवत्ता का पूर्ण अभाव है। चरित्र चित्रण और वस्तु वर्णन की ओर भी उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। अतः महाकाव्य क्या प्रबंध काव्य होने में भी संदेह है। अनेक विद्वान उसे विचार काव्य या काव्य प्रबंध की संज्ञा देते हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि उसमें प्रबंध काव्य के अपेक्षित गुणों का यत्किंचित अभाव है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना का मत भी इस संबंध में द्रष्टव्य है। कुरुक्षेत्र न तो महाकाव्य है और न ही खंड काव्य, अपितु यह एक ऐसा प्रबंध काव्य है जिसमें बौद्धिकता का प्राधान्य है। अतः इसे खंड काव्य एवं महाकाव्य न कहकर केवल समस्या मूलक प्रबंध काव्य कहना ही अधिक समीचीन होगा। भारतीय काव्य शास्त्र की दृष्टि से काव्य के दो भेद किए जाते हैं। पहला है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य को प्रबंध काव्य तथा मुक्तक दो श्रेणियों में विभक्त किया है। इन दोनों में से अधिकतर विद्वानों का झुकाव प्रबंध काव्य की ओर ही रहा है। प्रबंध काव्य ही कवि की महानता का आधार माना गया है और प्रबंध काव्य के भी तीन भेद स्वीकार किए गए हैं: महाकाव्य, खंड काव्य और एकार्थक काव्य।
प्रबंध काव्य के जो स्वरूप और कुछ विशेषताएं हैं उस पर हम विचार करेंगे। कुरुक्षेत्र के काव्य रूप के संबंध में चर्चा करते समय उसके प्रबंधत्व की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। सामान्यतः किसी काव्य में या तो एक भाव या विचार की अभिव्यक्ति की जाती है अथवा व्यक्ति या समाज के आंशिक या पूर्ण जीवन का क्रमबद्ध मिश्रण किया जाता है। प्रथम कोटि का काव्य मुक्तक और द्वितीय कोटि का काव्य प्रबंध कहलाता है। जब प्रबंध में एक व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना का ही वर्णन रहता है तो वह खंड काव्य कहा जाता है, और जब व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को विविध परिपार्श्वों में देखा जाता है तब वह महाकाव्य की संज्ञा पाता है। इस कसौटी पर जब हम कुरुक्षेत्र का परीक्षण करते हैं तो कुछ की दृष्टि में यह खंड काव्य अधिक प्रमाणित होता है, क्योंकि इसमें जीवन के विविध पक्षों और अनेक समस्याओं को नहीं उठाया गया है। केवल युधिष्ठिर के जीवन का एक दृश्य, एक द्वंद्व, एक व्यथा प्रस्तुत की गई है। यद्यपि डॉक्टर भोलानाथ और श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने इसे महाकाव्य की अभिधा से मंडित किया है, तथापि यह पूर्णतः महाकाव्य प्रतीत नहीं होता। डॉक्टर निर्मला जैन ने इसे महाकाव्य स्वीकार नहीं किया है। महाकाव्य की आचार्यों द्वारा जो नियत और अनिवार्य विशेषताएं बताई गई है उन पर यह पूर्णतः खरा नहीं उतरता है। यह अवश्य है कि इसमें महाकाव्य की कुछ गौण विशेषताएं मिलती हैं, यथा प्रख्यात कथानक, छंद वैविध्य, युद्ध आदि के वर्णन, उद्देश्य की महत्ता आदि, पर उसकी खंडित वस्तुकला, जीवनगत मूल्यों का अभाव, पात्रों की न्यूनता, वर्णनों की एकांतिकता, नायक का धीर परंतु क्लांत रूप, सर्ग संख्या की अल्पता, रस व्यंजना की सीमाएं इसे महाकाव्य मानने में अवरोध उत्पन्न करती है। स्वयं कवि ने भी ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि इसे वे महाकाव्य बनाने के लिए उत्सुक रहे हों। उन्होंने भूमिका में लिखा है, मुझे जो कुछ कहना था वह युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उठाए बिना भी कहा जा सकता था, परंतु तब यह रचना प्रबंध न बनकर मुक्तक बनकर रह गई होती। दिनकर जी के इस कथन से निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं। एक तो कि कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य है। दूसरा, कवि इसमें विचारों को प्रबंध रूप में प्रस्तुत करना चाहता था, पर कथा वस्तु के प्रति वह बहुत अधिक सजग नहीं रहा। और तीसरा, ऐतिहासिक पात्रों का प्रयोग इसलिए किया गया है जिससे ये विचार प्रबंध रूप में पाठकों के समक्ष आ सके। और चतुर्थ बिंदु है, कुरुक्षेत्र का कार्य व्यापार विचारों पर आश्रित है। तो इन सारे बिंदुओं को भली भांति समझने के उपरांत हम इसे विचार प्रधान काव्य भी कह सकते हैं। कुरुक्षेत्र की कथा की प्रभान्विति के लिए यह आवश्यक है कि पाठक जो युद्ध पूर्व की घटनाएं हैं, कौरवों और पांडवों के मध्य सत्ता को लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध लड़ा गया था उसकी घटनाओं से भी परिचित हो। एक प्रश्न इसमें यह भी उठता है कि कवि ने इस जो काव्य है इसका आरंभ
महाभारत के युद्ध से पूर्व क्यों नहीं किया? और उसके पीछे भी कवि का अपना दृष्टिकोण रहा होगा कि महाभारत की कथा इतनी लोकप्रिय है कि उसके संकेत मात्र से ही पाठक को उसकी पूरी पृष्ठभूमि समझ में आ जाती है। और दूसरा, कवि का उद्देश्य महाभारत के युद्ध का चित्रण करना नहीं, बल्कि युद्ध की गंभीर समस्या पर विचार करना था, युद्ध के भयावह दुष्परिणामों पर विचार करना था। इसके साथ ही जो वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, उस वैज्ञानिक संसाधनों का मनुष्य के हित में कितना उपयोग हो रहा है और उसके अहित में कितना उपयोग हो रहा है, इसके बारे में भी विचार करना रामधारी सिंह दिनकर का कहीं न कहीं उद्देश्य रहा था। इसीलिए उन्होंने युद्धांत के दृश्यों का चित्रण कर पूर्ण गंभीरता के साथ युद्ध की इस भयावह समस्या पर विचार किया है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यकता अनुसार दिनकर जी ने युधिष्ठिर तथा भीष्म पितामह के जीवन के भीष्म पितामह के मुख से युद्ध से पूर्व की घटनाओं का भी यथास्थान वर्णन कराया है। उदाहरणार्थ, युद्ध के कारणों की मीमांसा करते हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ, द्रौपदी के चीरहरण आदि का भी वर्णन